नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। अहिल्याबाई होलकर एक ऐसी शिक्षाविद, एक ऐसी प्रशासक, एक ऐसे राज परिवार की, या यूं कहना चाहिए कि लोकतंत्र से पहले एक दौर था जिसमें अहिल्याबाई होलकर ने इस देश में शिक्षा जगत में क्रांति लाने का काम किया। और अहिल्याबाई होलकर को समाज में, इतिहास में वो जगह शायद कभी नहीं मिली जो इस वक्त देश की सत्तारूढ़ पार्टी या सरकार दे रही है। अहिल्याबाई होलकर को इस तरह देश ने कभी याद नहीं किया जैसा इस बार बीजेपी कर रही है। केंद्र सरकार और राज्यों की सरकारें अहिल्याबाई होलकर के सम्मान में उनको याद करते हुए 31 मई को बड़े आयोजन की शुरुआत कर रही है। और राजस्थान में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा इस कार्यक्रम में आ रहे हैं। और राजस्थान सरकार की तरफ से इस दिन महिलाओं के लिए बम्पर घोषणाओं की खबर भी आ रही है। आज हमारे खास मेहमानों के साथ ये समझने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान के महिलाओं के जीवन स्तर में इससे कितना बदलाव आने वाला है। अहिल्याबाई होलकर को इस वक्त याद करने के पीछे की भावना क्या है और इससे वाकई में कितना जो मकसद है वो पूरा होगा और क्या समाज इससे ले पाएगा। हमारे साथ संगीता परिक्रमा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राकेश वशिष्ठ जी वरिष्ठ पत्रकार, मुनेश अरोड़ा जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, और प्रीति शर्मा बीजेपी की एडवोकेट हैं और बीजेपी की प्रवक्ता भी हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभी हमारे साथ नहीं। प्रीति जी, आपसे ही शुरुआत करते हैं। 31 मई को क्या कुछ घोषणाएं महिलाओं के हित में, महिलाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए राजस्थान सरकार करने जा रही है, जरा विस्तार से बताइए। ये अहिल्याबाई होलकर जी का 300वां जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है और ये पूरे राष्ट्र में मन रहा है, मतलब पूरे देश में मन रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरे देश में इसको उत्सव की तरह मना रही है। उसका पीछे का मेन उद्देश्य ये है कि अहिल्याबाई होलकर जो एक अपने आप में एक शिक्षा जगत में जो क्रांति लेकर आई, समाज सुधार में जो क्रांति लेकर आई, उनके नाम को पहचाना जा सके और उन्होंने महिला सशक्तिकरण के लिए जो काम किया उसको पहचाना जा सके, उसको ये हमारा मेन उद्देश्य है। हम 31 मई को, क्योंकि उनका जन्म शताब्दी वर्ष है, ये प्रोग्राम हमने शुरू किया था 9 मई से राष्ट्रीय कार्यशाला के साथ और प्रदेश में इसकी शुरुआत हुई थी 15 मई को प्रदेश कार्यशाला के साथ और जिला स्तर पर हमने विभिन्न कार्यक्रमों के थ्रू अहिल्याबाई होलकर को जन जन तक पहुंचाया। जन जन तक पहुंचाने के साथ 31 मई को इसका समापन होने जा रहा है और समापन के साथ ही हम महिलाओं के लिए जो हमारी योजना है, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर हो चाहे वो राज्य स्तर पर हो, सभी घोषणाओं को उनको उससे अवगत कराएंगे, जिसमें 150 कलिका यूनिट की बात करें उनको हरी झंडी दिखाई जाएगी। लाड़ू प्रोत्साहन योजना के तहत 32,755 बालिकाओं को प्रत्यक्ष राशि प्रदान की जाएगी। 16,944 बालिकाओं को एसटी प्री मैट्रिक, 152 बालिकाओं को सफाई कामगार और बालिका दूरस्थ योजना के तहत 30,000 छात्राओं को फीस पुनर्भरण राशि का हस्तांतरण किया जाएगा। साथ ही साथ चाहे वो लखपति दीदी ऋण योजना हो, उसके माध्यम से भी महिलाओं को लाभान्वित किया जाएगा और बालिकाओं को गार्गी पुरस्कार और स्थिति जो दी जाती है महिलाओं को, बच्चियों को, मेधावी छात्राओं को, वो भी प्रोवाइड की जाएगी। तो इसके अलावा भी कई योजनाएं हैं जिनका हम वहां पर लोकार्पण करने जा रहे हैं। गर्भ की पाठशाला योजना, स्वस्थ नारी अभियान योजना, गर्भावधि मधुमेह प्रबंधन कार्य प्रभाग के प्रथम चरण में हम इसको 10 जिलों में स्टार्ट करेंगे, प्रारंभ करेंगे। तो अहिल्याबाई होलकर, जैसा कि मीना जी आप बता रहे थे कि ये प्रारंभ नहीं है, 31 मई को इसका समापन है, क्योंकि पूरे देश में ये कार्यशाला हमारी प्रदेश स्तर पर, जिले स्तर पर स्टार्ट की गई थी, प्रारंभ की गई थी, जिसमें संगोष्ठी के माध्यम से, नाट्य के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से, डिबेट के माध्यम से अहिल्याबाई की जीवन शैली को लोगों तक पहुंचाया गया। आप जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण के लिए हमेशा से प्रतिबद्ध रही है, चाहे महिलाओं को विधानसभा में या संसद में आरक्षण की बात करें या महिलाओं को रोजगार की बात करें। दोनों ही तरीके से हम देखेंगे महिलाओं को सशक्त करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमेशा ही आगे होकर काम किया है और उसी क्रम में अहिल्याबाई होलकर अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रमाण है कि जब 1725 में जन्मी एक महिला इतना काम कर सकती है, तो आज तो हमारे पास बहुत साधन है। जिस महिला की 12 वर्ष की उम्र में शादी हो गई हो और 22 वर्ष की उम्र में वो विधवा हो जाती है, उसके बाद
वो इतना काम कर सकती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, समाज सुधार के क्षेत्र में हो, चाहे महिला धार्मिक स्थलों की बात करें हम, तो पूरे देश में कोई भी राज्य मुझे लगता नहीं है ऐसा अछूता होगा जहां पर उन्होंने काम नहीं किया। उत्तराखंड में तो जहां तक मुझे याद है, उत्तराखंड में उनके नाम से एक योजना भी चलती है जिसमें 1 लाख रुपए के आसपास महिलाओं को दिए जाते हैं। तो ये है महिला सशक्तिकरण की अपने आप में एक मिसाल, और इनको एक मिसाल बनाकर हम चाहते हैं कि अहिल्याबाई जी को सब लोग जाने, उनकी जीवनी के बारे में जाने। इतिहास में तो आप एक पढ़ते हैं कि हाँ ठीक है हमने पढ़ लिया, लेकिन उन्होंने अपने जीवन में, कार्यशैली में उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या, उनकी वजह से क्या बदलाव हमारे समाज के अंदर आए, ये जन जन तक पहुंचाना हमारा मेन उद्देश्य है। जी, बहुत शुक्रिया प्रीति जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, विस्तार करेक्ट भी किया कि अब ये समापन समारोह है अहिल्याबाई होलकर को लेकर पूरे देश में केंद्र सरकार की तरफ से और पार्टी की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनके सम्मान में, उनको याद करते हुए। तो जितनी घोषणाओं का यहाँ पर आपने जिक्र किया है, विस्तार से बताया है, इनसे वाकई में राजस्थान में को इतिहास के पन्नों में कितनी जगह जो है वो बढ़ गई है। राकेश वशिष्ठ जी। देखिए मीना जी, अपनी प्रीति शर्मा जी से सुन रहा था, काफ़ी कुछ उन्होंने उसमें वर्णन किया है जिन अपनी योजनाओं का। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयास पहले से भी होते रहे हैं। यह बात अलग है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, इस प्रयास को और गति देने का काम किया गया है। शायद सभी को जानकारी भी होनी चाहिए, महिला सशक्तिकरण को लेकर राजस्थान में सन 1935 से प्रयास 1935 में वनस्थलीय विद्यापीठ की स्थापना हुई थी, जो आज की तारीख में देश की, कम से कम देश की तो है ही, विश्व की तो कहता नहीं, जहाँ 18,000 स्टूडेंट महिलाएं, लड़कियां पंचमुखी शिक्षा लेती हैं और वहाँ से एक सशक्तिकरण का बल लेकर के वो समाज में जाती हैं और समाज को बदलने का काम करती हैं। तो प्रयास तो पहले से भी हो रहा है, और ये योजनाएं हैं, कुछ पहले चल रही थी, कुछ नई शुरू हुई है। और खास तौर से हमने वो समय भी देखा है कि महिलाओं का काम केवल अध्यापिका और नर्सिंग ड्यूटी के लिए हुआ करता था, लेकिन आज ये बड़ी खुशी की बात है कि आपके सेना में भी है, पुलिस में भी है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये घोषणा की कि वो 50 आधी आबादी के लिए और ज़्यादा ऐसी योजना लाएंगे जिससे उनका प्रतिशत बढ़े सेवाओं में और समाज के अंदर। तो राजस्थान भी उसी रास्ते पर है, क्योंकि ऊपर से जो दिशा निर्देश मिलते हैं राजस्थान में वही काम हो रहा है। एक बात और बताना चाहता हूँ, अहिल्याबाई का भरतपुर से बहुत बड़ा लगाव है राजस्थान से। सर झालावाड़ अहिल्याबाई के जो पति थे खंडेराव होलकर, 1754 में जब महाराजा सूरजमल से इनका लड़ाई युद्ध हुआ, बड़ी इनकी सेना बड़ी शक्तिशाली थी, बड़ी संख्यात्मक दृष्टि से बहुत ज़्यादा थी, 80,000 की सेना थी इनके पास। इन्होंने जो भरतपुर जिले का जो कुम्हेर का किला है उसको घेर लिया था और उन्होंने कई महीनों तक इसकी घेरेबंदी रखी, लेकिन सूरजमल थोड़े चतुर चालाक थे युद्ध रणनीति के हिसाब से, वो इनको चकमा देते रहे। और एक बार ऐसा हुआ कि इनकी सेना ने देखा कि आपकी खंडेराव होलकर अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं और उन्होंने अपने किले से तोप का गोला दाग दिया और वहाँ उनका देहांत हो गया। आज भी इनकी छतरी वहाँ बनी हुई है और भरतपुर के महाराजा सूरजमल, उस समय के महाराजा सूरजमल ने उनकी यादगार में माँ तालाब और एक छतरी का निर्माण किया गया है। तो भरतपुर से भी लगाव होने के कारण का अहिल्याबाई का राजस्थान से भी इसका लगाव होना लाजमी है। और इसी परिप्रेक्ष्य में, हालांकि ये मैं समझ पा कि ये राजस्थान की योजना है कि देश की योजना है, लेकिन इस नाम को लेकर के, अहिल्याबाई के नाम को लेकर के जितनी योजनाएं महिलाओं को चल रही हैं उनको एकत्रीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है और उनको एक तरीके से आगे बढ़ाने के लिए सोच विचार आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। अब इसमें फायदा तो निश्चित रूप से मिल रहा ही है, ऐसा तो है नहीं, जितनी योजनाएं आपको दे रही है चाहे वो पुरानी पिछली रही है, लेकिन
आपका जो छात्राओं के लिए आपकी काली भील योजना, जो सेहरा बनाने का 3 यूनिट जो उन्होंने बनाई हैं, ये महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से एक बड़ा योगदान है। खासतौर से बैंकिंग के लिए उन्होंने एक जो है दीदी योजना जो शुरू की है, बैंकिंग के लिए लोन लेकर के उनको सशक्त बनाने की योजना की है। ये भी बड़ी महत्वपूर्ण योजना है। इससे महिलाओं का सशक्तिकरण होने के साथ साथ उनको अपने पैरों पर खड़े होने का और समाज में सहभागिता करने का पूरा मौका मिलेगा और आगे बढ़ने का काम करेंगे। जी, प्रीति शर्मा जी ने जितनी चीजें बताई हैं, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, एक बात और सामने आ रही है। पहली बात तो ये कि राजस्थान में स्थानीय निकायों के चुनाव होंगे आने वाले समय में, और आधी आबादी को साथ लेने का एक प्रयास है, और अहिल्याबाई होलकर के नाम के साथ ओबीसी समाज को साधने का दूसरा प्रयास है। तो ये जो दोहरी इस वक्त सरकार की जो रणनीति है, वो कितनी कारगर होती आपको निकाय चुनाव से पहले नजर आती है, डॉक्टर मुनेश अरोड़ा? मीना जी, ये जो नीति है भारतीय जनता पार्टी की, वो एक व्यापक रूप से चल रही है। ये खाली अहिल्याबाई होलकर का सवाल नहीं है। भारतीय जनता पार्टी लगातार जब से सत्ता में आई है, ये प्रयास करती है कि नए नए चेहरे जो इतिहास के अंदर प्रमुख रूप से रहे हैं, उनको कैसे आगे लाया जाए, ताकि जो भारतीय इतिहास है उसमें जो एक मुगल इतिहास है उसके ऊपर ओवरलैपिंग की जरूरत है। उस ओवरलैपिंग को करने के लिए ये जरूरी है कि इस तरह के जो सितारे हैं उनको आगे लाया जाए, उन पे योजनाएं चलाई जाए। चाहे सरदार पटेल कांग्रेस के जमाने में थे, मगर सरदार पटेल को लेकर या अन्य लोगों को लेकर भी भारतीय जनता पार्टी ने किया। नंबर 2, जो आपने ओबीसी और महिला की बात, तो मीना जी ये बात तो सही है कि 50% आबादी और ओबीसी वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग बन जाता है नगर निकाय के चुनाव के हिसाब से, मगर देश के विकास में महिलाओं का और ओबीसी महिलाओं का योगदान कैसे आगे बढ़े, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज है जिसको भारतीय जनता पार्टी टच कर रही है अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। उससे क्या होगा मीना जी कि गांव तक जो महिलाएं हैं उन तक ये मैसेज पहुंचाने की कोशिश कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इतिहास में हमारे ऐसे सितारे हुए हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए काम किया और उस जमाने में काम किया। तो आज तो लोकतंत्र है, आज परिस्थिति चेंज है, तो ये इतिहास के जो सितारे हैं वो प्रेरणा के स्रोत बने, एक नए नए प्रेरणा स्रोत लाकर अच्छे ढंग से सामने रखना, ये भारतीय जनता पार्टी की मूल आवश्यकता है जिसे वो पूरा कर रही है। मीना जी, दूसरी बात जो रह गई वो है कि क्या ये योजनाएं वाकई छात्राओं को, महिलाओं को और उनके स्वास्थ्य को लेकर कारगर है? मीना जी, योजनाएं तो जितनी भी हैं ये पहले से भी चल रही, मगर उन योजनाओं को महिला होलकर के साथ जोड़ के खड़ा करना, उसका लाभान्वित करना उस तरह से, तो उससे क्या होगा? स्कूटी योजना थी, तो आदिवासी जो गरीब महिला है वो जब वो उसका उपयोग करेंगे तो वो उस नाम को याद करेंगे। आप छात्रवृत्ति योजना की है, सफाई कर्मचारी महिलाओं के छात्रवृत्ति के लिए किया है, बच्चियों के लिए। इसके अलावा डायरेक्ट फंड ट्रांसफर करने की बात की है, तो वो प्रकार से फंड जाता है किसी भी महिला के पास है और उसके अंदर जो स्वावलंबन है, आत्म स्वावलंबन का भाव जागता है, तो वो जो उसके कार्य प्रणाली है उसमें भी चेंज आता है, उसकी वर्किंग स्टाइल में चेंज आता है, उसकी सोच में चेंज आता है और वो समाज के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रयास करती है। तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने ये जो योजना बनाई है पूरे देश के लिए, अभी बिहार के चुनाव है, बंगाल के चुनाव है और देश में बाकी जगह भी जो नगर निकाय के चुनाव राजस्थान के अंदर है, उससे इसका बहुत अच्छा प्रभाव जाएगा और एक नया नाम भारतीय जनमानस में। लेकिन एक और बात है, प्रीति शर्मा जी के पास मैं उस सवाल के साथ जाना चाह रही हूँ। प्रीति जी, ये महिलाओं को जो हमेशा हम योजनाओं की ऑक्सीजन के सहारे जिंदा रखना चाहते हैं, उसकी बजाय अगर हम संगठन में जरूरी पदों पर, अहम पदों पर, सरकार में वरिष्ठ पदों पर उनकी सीधे तैनाती करें, तो आपको नहीं लगता कि नीति निर्माण में उनकी भागीदारी जितनी ज्यादा बढ़ेगी
उतना जल्दी महिला सशक्तिकरण की दिशा में हम अपनी यात्रा को तय कर पाएंगे? मीना जी, आपने बिल्कुल सही कहा, और शायद जो आरक्षण दिया गया है माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो उसी की दिशा में एक कदम है। दूसरी चीज, अहिल्याबाई होलकर जी को ही क्यों चुना? एक क्वेश्चन आपके बार बार आ रहा है और मैं स्क्रीन पर भी देख पा रही जो क्वेश्चंस लिखे आ रहे हैं। देखिए, अहिल्याबाई होलकर जी का 300वां जन्म शताब्दी वर्ष है। वो उनका जो योगदान रहा, अभूतपूर्व योगदान जिसे मैं कहूंगी, 1725 में जन्मी एक महिला सशक्तिकरण के लिए इतना कार्य करती है, महिला शिक्षा के लिए कार्य करती है, जो अंधविश्वास पनप रहे थे उसके अगेंस्ट में खड़ी होती है। 22 साल की उम्र में विधवा होने के बाद में एक कुशल प्रशासक बनती है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। आप जो बात कर रहे हैं कि संगठन में पद देना, संगठन में अच्छी पोस्ट पर रखना, तो मीना जी आप देखेंगे कि ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि हमारे संगठन की अगर मैं बात करती हूँ भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी में हर ओहदे पर, हर पोस्ट पर महिलाएं हैं और आगे बढ़ रही हैं। और जब भी संगठन में कोई अभियान चलता है या संगठन में किसी की हम बात करते हैं, उसमें महिलाओं का योगदान रहता है। दूसरी चीज मीना जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं महिलाओं को ये भी कहना चाहूंगी कि आप सिर्फ कमियां ना ढूंढें, आप अपनी योग्यताओं को आगे तो लेकर आइए। ऐसा नहीं है कि आपको आगे बढ़ाने वाले लोग नहीं हैं या आगे बढ़ाना नहीं चाहते, लेकिन सबसे पहले आपको अपनी योग्यता को पहचानना होगा और अपने काम को लेके आगे बढ़ना होगा। जब आप ही घर से निकल के कदम नहीं बढ़ाएंगे तो आपको घर पे लेने कोई नहीं जाएगा। ये बात आपको माननी पड़ेगी मीना जी। आप खुद एक वरिष्ठ पत्रकार रही हैं और आपको भी पता है कि हमारे महिलाओं को हर फील्ड में जो जद्दोजहद करनी पड़ती थी, शायद वो अब कम हो रही है। और कहीं ना कहीं मैं इस बात में भी कोई गुरेज नहीं करूंगी आपके चैनल के माध्यम से कहने में कि महिलाओं को जो कानूनी रूप से भी अधिकार मिले हैं, महिलाएं उसका मिसयूज भी कर रही हैं, जो कि शायद उनको नहीं करना चाहिए। अधिकारों के साथ उनको पुरुषों के लिए बने हुए कानूनों का तो पुरुष दुरुपयोग करते नहीं हैं शायद। पुरुषों के लिए कानून कितने बने हैं, पहले तो वो लिस्ट अपन डिसाइड कर लेते हैं। अब बात ये है प्रीति जी, हम बाद में जाएंगे कानूनी बात पे, क्योंकि कानूनी बात पे उलझ गए तो शायद हमारा ये जो पुण्य श्लोका अहिल्याबाई जी का टॉपिक है ये खत्म हो जाएगा। क्योंकि आप देखें कि ये जो विधि से रिलेटेड बातें होती है ये बहुत लंबी चलती है, तो मैं चाहूंगी कि हम इसी पर रहते हैं। तो हमारा मेन उद्देश्य, आप जैसे कह रहे थे कि राजस्थान में इसका क्या फायदा, तो हर काम फायदे के लिए नहीं किया जाता। अहिल्याबाई होलकर जी का अपना एक बहुत बड़ा योगदान रहा है समाज को सुधारने में, चाहे वो समाज सुधारक के रूप में हो, चाहे वो प्रशासक के रूप में हो, तो उनकी वीर गाथा को सामने आना आवश्यक है। और ये केवल राजस्थान में नहीं चल रहा, ये पूरे देश में। उम्मीद करते हैं प्रीति जी कि कुछ छात्राओं को छात्रवृत्ति, कुछ छात्राओं को कुछ योजनाओं में, लाडों में, कुछ को कुछ के साथ साथ आप कुछ अहिल्याबाई जैसी प्रशासक भी इस देश को दें। किसी राज्य की, दिल्ली को छोड़कर किसी राज्य की मुख्यमंत्री भी महिला नजर आए। आपकी पार्टी के संगठन में बहुत बड़ा प्रमाण नहीं है क्या आपके सामने? आज इतिहास नहीं, आज किसी राज्य की मुख्यमंत्री, किसी राज्य में संगठन की प्रदेश अध्यक्ष की महिला नजर आए। दिल्ली में रेखा गुप्ता अवेलेबल है मीना जी। मैंने दिल्ली बोला है, आपने सुना? नहीं बोल रही हूँ, तो ऐसा नहीं है महिलाएं नहीं। किसी राज्य के प्रदेश की अध्यक्ष बीजेपी की महिला चुनी जाए, कोई सक्षम ऐसी प्रशासक नजर आए पार्टी को, कुछ ऐसा भी आप जरूर करेंगे, हम उम्मीद करते हैं। राकेश वशिष्ठ जी, ये बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है, ये तमाम अब तक की सरकारें जो हैं वो योजनाओं की ऑक्सीजन के दम पर महिलाओं की उन्नति के नारे जो गाती हैं या गीत जो गाती हैं, उनसे ही तक अहिल्याबाई होलकर का नाम जब आता है तब तो ये कहा जाए कि हम 5 राज्यों में अध्यक्ष महिला बनाते हैं, तब तो अहिल्याबाई होलकर का सम्मान हो। नहीं, ऐसा संभव नहीं है मीना जी। हमको थोड़ा जब परिचर्चा में बैठे हैं तो हमको हकीकत भी देखनी पड़ेगी। हकीकत यह है कि हमने वो शुरुआत भी देखी है जब महिलाएं कितनी पॉलिटिक्स में आया करती थी। अच्छा नहीं समझा जाता था सामाजिक रूप से महिलाओं का पॉलिटिक्स में आना, लेकिन अब ये गनीमत है कि आपका सांसद और विधायक इनके साथ पति का शब्द नहीं जुड़ता। आप इसके नीचे उतरेंगी तो आपका पार्षद पति कहलाता है, सरपंच पति कहलाता है, पंच पति कहलाता है, आपका प्रधान पति कहता है,
जिला प्रमुख, तो ये जो स्थिति है ना, तो ये अभी थोड़ी भारतीय जो परिवेश है उसके लिए थोड़ी दिक्कत वाली बात है, उसमें टाइम लगेगा। दूसरी बात, आपको ये तो है नहीं कि चार उठाई। अब प्रीति शर्मा जी जैसे हमारे बीजेपी के प्रवक्ता हैं, अब एक तो है नहीं कि कुछ हमको बनाना है, प्रीति जी को हम राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना है, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इनका कार्यकाल, इनको मत करके ऊपर आना पड़ा, मक्खन के रूप में इनको ऊपर आना पड़ेगा, तब जाकर इनकी वो स्थिति आ पाएगी कि सारी बात नहीं है। अब यह स्थिति है, आप अपनी तरफ भी लें मीना जी, आपको अगर कहीं चीफ एडिटर बनने की आएगी तो आज स्थिति में आई है कि हम लोगों को आप गवर्न कर रही हैं, तो वो भी एक समय सीमा के बाद ही आपकी स्थिति आई है। पहले हमने पत्रकारिता में देखें, पत्रकारिता में कितनी महिलाएं हुआ करते थे, बहुत कम हुआ करते थे, लेकिन आज बहुत आए थे। और आज ये देश के लिए बड़ी सुखद बात है कि राष्ट्रपति भी प्रधानमंत्री है, महिला है। आपका चीफ जस्टिस जो आने वाली हैं नागरत्नम, वो भी सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस होने वाली हैं। आपके मुख्यमंत्री तो कई मुख्यमंत्री तो पहले से भी रही हैं, चाहे वो सरोजिनी नायडू हो, चाहे सुचेता कृपलानी हो, चाहे वसुंधरा राजे हो, मुख्यमंत्री तो कई रही हैं। लेकिन अभी थोड़ा टाइम लगेगा इनको जागरूक होने के लिए, अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए। जब तक पति शब्द नहीं हटेगा तब तक आगे के लिए रास्ता साफ करना बड़ा मुश्किल होगा। तो ये पति अब हट रहा है। डॉक्टर मुनेश अरोड़ा, वाकई में पूरे प्रदेश में, और एक प्रदेश नहीं कई प्रदेशों में, कहीं कोई महिला काबिल है ही नहीं जिसे अध्यक्ष बना दिया जाए। माना मैंने कि बहुत कम महिलाएं हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि कोई एक अध्यक्ष बनने के लायक है ही नहीं किसी पूरे देश में। सांकेतिक भी होता है कि भाई हमारे 2 राज्यों की प्रदेश अध्यक्ष महिलाएं हैं, और ऐसा नहीं है कि पूरी पार्टी में कहीं महिलाएं हैं ही नहीं सक्षम, पढ़ी लिखी, प्रतिभावान, राजनीति के तमाम जो चीजें हैं उनको समझने की, गणित को, राजनीति का गणित, उतार चढ़ाव जितनी बहुत मुश्किल है, ये बात सही है, लेकिन फिर भी नामुमकिन तो नहीं है। एक बात कहना चाहता हूँ, बस बात पूरी करिए, फिर मुनेश जी आप बोलिएगा, फिर मैं प्रीति जी आपके पास आऊंगी। आपने कहा कि सांकेतिक रूप से पार्टी, संगठन और सरकार तो ऐसी जगह हैं जहाँ सांकेतिक रूप से नहीं चलता। यहाँ अनवरत संघर्ष की आवश्यकता होती है। आपका अध्यक्ष का काम ऐसा थोड़ी है कुर्सी पर बैठा दिया काम हो गया, उसको बहुत कुछ देखना पड़ता है, बहुत संघर्ष करना पड़ता है, सारी बातें होती हैं, ये एक्सपीरियंस से ही आता है। तो इसलिए सांकेतिक रूप से काम नहीं है, आगे आएगा। हमको थोड़ा विश्वास रखना चाहिए, अगले 10-5 साल के अंदर ऐसी स्थिति भी आएगी जो महिलाओं का साम्राज्य होगा, जगह जगह आगे बढ़ेंगी और काम करेंगे। ये कहना चाह रहा था जी। डॉक्टर मीना जी जो बात आपने उठाई है कि क्या महिलाओं को आगे प्रदेशाध्यक्ष बनाने की योग्यता नहीं है। अभी तो मीना जी आपको याद होगा कि एक डिबेट में हमने कहा था वसुंधरा राजे को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, बात चली थी, बहुत उठी भी थी, फिर दब गई। जेपी नड्डा कल आ रहे हैं, ये उनको सोचना चाहिए जो आप कह रही है। एक सशक्त महिला है वसुंधरा राजे, मगर जिस तरह की गुटबंदियां पार्टियों के अंदर है, जिस तरह का जातिवाद पार्टियों के अंदर है, जिस तरह के हालात पार्टियों के अंदर है, जिस तरह की पुरुष मानसिकता पार्टियों के अंदर है, वो सब हर्डल है इस काम के अंदर। अहिल्या बाई होलकर की बात कर हम उन्हीं हर्डल्स को काटने की कोशिश करते हैं। हमारी मानसिकता 75 साल के 78 साल के नहीं बदली। बिल्कुल बहुत बड़ी बात आपने कही। 78 साल के बाद भी हमारी मानसिकता उसी कूप मंडूक वाली है। हम उस कूप मंडूकता से अभी बाहर नहीं आए हैं। दिखावे के लिए हम कह रहे हैं 30%, 40%, 50%, मगर क्या हम दिल से उस चीज को कर रहे हैं? क्या एक्चुअल में उस चीज को अपना रहे हैं? आज डॉक्टर्स के क्षेत्र में, लेक्चरर्स के क्षेत्र में, एजुकेशन के फील्ड में, अन्य फील्डों में आप देख लीजिए, पुलिस में देख लीजिए, महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही है पुरुषों से। करप्शन भी कम कर रही है। करप्शन पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के अंदर बहुत रेशो कम है, मगर फिर भी मीना जी क्यों हमारी मानसिकता उनको आगे नहीं बढ़ने देती? क्यों हमारे देश में ये हालात मानसिकता है? ये राकेश जी जो आपने बात कही थी, पत्रकार भी इसी समाज से आते हैं,
तो उन्हें भी जब कोई पुरुष एडिटर सख्त होता है, बदतमीजी से बात करता है, गाली देता है, तो डर लगता है कि बॉस को गुस्सा आ जाएगा। लेकिन जब कोई महिला एडिटर इस तरह का व्यवहार करती है तो कहते हैं बड़ी बदतमीज है, नकचड़ी है। तो ये हमारे सोच का तरीका है, इससे हम अपने आप को बाहर निकाल नहीं सकते हैं। एक बात कहना चाहता हूं मीना जी आपकी बात का। मैं आपकी बात से काफी कुछ सहमत हूँ, लेकिन क्या हमारी मीना शर्मा जी किसी की सहन कर सकती है? क्या नहीं कर सकती। अगर कोई बदतमीजी से बोलेगा तो उसको उस हिसाब से उसका जवाब मिलेगा। तो आज आप एक सिंबल हैं, मैं यूँ नहीं कह रहा कि केवल आपके ऊपर ही। आज की जो महिलाएं हैं वो इस तरह की सशक्तिकरण से आगे बढ़ती जा रही हैं और सशक्त होती जा रही हैं, और वो टॉयलेट नहीं कर सकती। आपको हाथ क्या जवाब दे देंगी। और जो चाहे पुरुष एडिटर हो चाहे महिला एडिटर हो, वो उसे दब के काम करने वाली नहीं है, क्योंकि अगर होनहार है, मेधावी है, तो उस जगह नहीं तो दूसरी जगह काम मिलेगा, मौका रहेगी। तो इसलिए आज की स्थिति वो ये नहीं है। जी डॉक्टर मुनेश अपनी बात फिर आपके पास आ मीना जी अभी आप रिसेंट रिजल्ट देखिए, सारे रिजल्ट आए हैं सीबीएसई के 10th का 12th का, राजस्थान बोर्ड का या और कई रिजल्ट देखिए, सब में महिलाओं ने बाजी मारी। आईएएस टॉपर भी महिला है। तो महिलाओं में योग्यता की कमी तो नहीं है ना मीना जी? फिर क्यों उनके साथ भेदभाव हो रहा है? जो उनके साथ हर बेईमानी हो रही है? बताइए। माफी चाहती मीना जी, आदरणीय राकेश जी और मीना जी, महिलाओं के साथ भेदभाव नहीं हो रहा है। महिला जिस दिन खुद को अबला कहना बंद कर देगी ना, जैसे राकेश जी ने बोला कि प्रमुख पति, पंचपति और पार्षद पति, जब महिला को किसी गांव में भेज दिया जाता है ड्यूटी करने के लिए, सरकारी नौकरी करने के लिए, तो महिला क्यों अपना महिला होने का उल्हाना देकर और अपना ट्रांसफर कराना चाहती है? अगर पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाना ट्रांसफर पॉलिसी बना दीजिए ना कोई महिला कहेगी ना कोई पुरुष कहेगा। जो हमें पॉलिसी बनानी है वो एक अलग चीज हो गई। मैं एक महिलाओं की बात आपने छेड़ी, उस पर एक बात कह रही हूँ कि जब महिलाओं को सशक्त बनना है और महिला चाहती है कि मैं पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर सकती हूँ, तो फिर क्यों वो अपने आप को अबला महसूस करती है? फिर क्यों उसको गांव में पढ़ाने के लिए भेज दिया जाता है तो वो क्यों कहती है कि मुझे यहाँ से नहीं यहाँ भेज दीजिए? वो क्यों कहती है कि मैं ये काम नहीं कर सकती? अगर 24 घंटे में से 18 घंटे माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर सकते, तो मैं कहती हूँ कि एक महिला 24 घंटे में से 22 घंटे काम करने की क्षमता रखती है। और शायद ये आपको ही पता होगा कि एक महिला की जो क्वालिटी होती है ना, वो पुरुष के अंदर सहन शक्ति हो चाहे वर्किंग पावर हो, महिला के अंदर पुरुष से ज्यादा होती है। बस समझ की बात है कि अपने आप को आगे कैसे लाना है, वो महिला को खुद सशक्त बनकर और आगे आके अपनी प्रतिभा को दिखाना पड़ेगा, तभी आपको लोग आगे बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपको कमरे में से निकाल के और घर में से निकाल के लेके पंचायत में खड़ा कर देंगे। सही बात है जी। मेरी बात कंप्लीट कर लूं मैं मीना जी। सबसे बड़ी बात है, भारतीय परिवेश में जो सोशल स्ट्रक्चर है, महिला को दोहरी जिंदगी जीनी पड़ती है। परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर होती है, परिवार को भी आगे बढ़ाना, अपने बच्चों का भी ख्याल रखना, शिक्षा भी लेना और उसके साथ नौकरी भी करना। ये सशक्त महिला की पहचान है। पहचान है। मैं आई नो अच्छे से चला रही है। एक शिक्षित महिला अगर अपना परिवार अच्छे से चला रही है। एक बात कहना चाह रहा था, मैं रह गई थी कि हम बचपन से क्या पढ़ते थे। प्राइमरी एजुकेशन को पढ़ाया जाता, अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी, आंचल में दूध पानी, ये पढ़ते थे। कितना पढ़ाते, साहित्यिक दृष्टि से भी उसको नहीं जाता। आज महिला सशक्तिकरण की पहचान है, महिला जो देश की जोश की पहचान है। और जब महिलाएं युद्ध के मोर्चे पर जाने लग गई, अभी मुझे पढ़ रहा था कि आपके इसी युद्ध में जो सिंदूर वाला जो हुआ है, उसमें एक पोस्ट महिला जिसमें दांत खट्टे कर दिए पाकिस्तानी सेना की पोस्ट को उड़ा दिया उन्होंने। तो ये अच्छी बात है, अब वो समय नहीं है और हमको विश्वास करना चाहिए अगले कुछ वर्षों में महिलाओं का सशक्तिकरण और बढ़ेगा और उनको समुचित भी मिलेगा। मीना जी, सबसे बड़ी बात है मीना जी, हमारे सामाजिक परिवेश को बदलने की जरूरत है। आज मुझे समय की कमी है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि इस देश में इस वक्त महिलाओं के सम्मान की चर्चाएं बहुत हो रही है।
ऐसे में जरूरत इस देश की महिलाओं को ये समझने की है कि वो कैसे इस सम्मान का जो पूरा कहानी इस वक्त स्टोरी जो लिखी जा रही है उसका सदुपयोग करें, आगे आए और अपने अधिकारों को लेकर जो है वो जंग जो लंबी चली है उसको सही मुकाम तक पहुंचाए। अहिल्याबाई होलकर को याद करते हुए देश महिलाओं के लिए बहुत कुछ करने जा रहा है। इस तरह की बातें इस वक्त हो रही हैं, कितना महिलाओं तक पहुंचता है ये महिलाएं बताएंगी। न्यूज़ 24 के फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी बात लिख सकते हैं और हमें सुझाव भी दे सकते हैं, हमें किस तरह के विषयों को उठाना चाहिए। हमारे पैनलिस्ट से आप लाइव प्रोग्राम में जो है वो सवाल पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपना सवाल लिखेंगे तो पैनल के लोग उसका जवाब देंगे। अभी मेरे साथ इतना ही, नमस्कार।